नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं शिक्षण कौशल का प्रैक्टिस सेट दूसरा यानी अध्याय 1 का प्रैक्टिस सेट दूसरा। पहला मैंने प्रैक्टिस सेट 10 प्रश्न उसमें कराए थे, उसको मैंने अपलोड कर चुका हूं। प्लेइंग लिस्ट भी बनाया हूं, तो वहां से उस वीडियो को जाकर देखिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो ये 10 नंबर का जो पार्ट है शिक्षण कौशल, उसका मैं अध्याय भी करा रहा हूँ, यानी कि एक-एक करके टॉपिक करा रहा हूँ। उससे उस टॉपिक से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न बनने के चांस रहते हैं, उन प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस सेट भी साथ ही साथ करा रहा हूँ। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और ये जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ, ये प्रश्न एकदम 100% आने के चांस रहेंगे। ठीक? तो चलिए चलते हैं अब सीधे अपने प्रैक्टिस सेट, यानी 10 प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। 11वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 11वां प्रश्न कह रहा है कि आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन-सा शामिल नहीं होता है? तो आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन इसमें शामिल नहीं होता है? तो इसमें जो शामिल नहीं होता है वह है कल्पना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कल्पना नहीं शामिल होती है। अवलोकन शामिल होता है, प्रयोग शामिल होता है और सामान्यीकरण भी शामिल होता है। कल्पना एक अलग ही चीज़ होती है, इसीलिए आगमनात्मक तर्क में शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 11 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं होता? यहाँ भी नहीं पूछा है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये नहीं वाला वर्ड बहुत ही आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर देगा। तो जो शामिल नहीं होता है, उसको इसमें से पकड़ना है। तो कौन शामिल नहीं होता है? वो शामिल नहीं होता है योजना की दृढ़ता। ठीक? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों का ज्ञान शामिल होता है, शिक्षण का ज्ञान शामिल होता है और उद्देश्यों की स्पष्टता भी शामिल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 12 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है भैया? इसमें से चुनना है आपको। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए विकल्प कह रहा है कि विषय वस्तु आधारित प्रश्न। ऑप्शन बी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ऑप्शन सी एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। ऑप्शन डी प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो देखिए, सृजनात्मक बालकों के लिए उत्तरों के लिए आवश्यक होता है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 13 का। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न वो प्रश्न होते हैं, जैसे कि अगर मैं एक प्रश्न करूं कि अगर इंडिया में 1 दिन के लिए लॉकडाउन लग जाएगा तो इसके कई उत्तर आ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है, लोगों का रहन-सहन बिगड़ सकता है। इस तो ये प्रश्न जो होता है, ये मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, सृजनात्मक प्रश्न कहलाते हैं। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 13 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय वस्तु का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। यानी जो आप ज्ञान सीखे हुए हैं, कौशल सीखे हुए हैं, विषय वस्तु का ज्ञान जो आपके अंदर है, उसको अन्य परिस्थिति जब आप उसको प्रयोग करते हैं परिस्थितियों में, तो उसको हम क्या कहते हैं? बहुत ही सरल प्रश्न, सीखने का हस्तांतरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 14 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों का एक कोने में बैठना, ये तो शामिल ही नहीं होता है। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, ये भी नहीं, प्रतिबंधित होना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर सी वे गतिविधियाँ जिसमें खेल शामिल नहीं होते, ये तो साफ गलत है। ऑप्शन नंबर डी बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ होना चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षण में क्या शामिल होता है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 15 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, तो वह क्या हो सकता है? तो बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति अपनाकर ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर
इस 16 वाले प्रश्न को अलग जो विकल्प हैं उसको देखेंगे तो इस सरासर गलत है। जैसे रटने को प्रोत्साहन करना, सी वाला विकल्प गलत है। अग्र शिक्षण को तकनीक अपनाकर, ये भी अग्र शिक्षण को तकनीक नहीं अपना सकते। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित हो, ये भी नहीं हो सकता। तो बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति अपनाकर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 16 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, तो वह है 17 वाला जो आप प्रश्न है उसका उत्तर होगा। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन ये होता है। केवल किंतु तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, अच्छा अंक प्राप्त नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 17 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, बाहर से आवाज आ रही है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। किस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है? शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन। तो ऑप्शन नंबर ए है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में पदोन्नति प्राप्त करना है। उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। और ऑप्शन नंबर डी जो है कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों को समूह बनाना। देखिए ये जो है शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 18 का। अब देखिए अब ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों का समूह नहीं बनाना है। ठीक, समय से शिक्षा में होता ही नहीं है। उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, इसको ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा 18 का। ऑप्शन नंबर सी एकदम 100% सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किसके संबंध में है। तो ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं जैसे बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें, परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप, जो है ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ये किसके अंतर्गत आती है। तो ये जो है विभेदी अनुदेशन के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 19 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। ठीक, 10-10 प्रश्न हम हर वीडियो में करा रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं चुनकर लाता हूं। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्या बाधित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए अंतर्दृष्टि, बी मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी और डी निर्धारण। तो देखिए समस्या समाधान को जो बाधित करने की अगर हम बात करें तो यह अंतर्दृष्टि नहीं बाधित करता है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए मानसिक प्रारूपता भी बाधित करता है समस्या समाधान को, और मोर्चाबंदी भी और निर्धारण भी मोर्चाबंदी को बाधित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 20 का। अब ये 10 प्रश्न हमने आपको करा दिया। अब अगली वीडियो जो हमारी आएगी उसमें भी 10 प्रश्न होंगे, यानी 30 प्रश्नों को मैं इस अध्याय नंबर 1 के अंतर्गत कवर करूंगा। इसके बाद दूसरा हमारा अध्याय शिक्षण कौशल के अंतर्गत स्टार्ट कर दूंगा। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें। तो चलिए दोस्त वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।